नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज मैं आपके लिए जेआईबी में रिटेल बैंकिंग का सिलेबस लेकर आया हुआ हूँ। ओके, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, RBWM कहते हैं। पहले ये CIB का पार्ट हुआ करता था, अब इसको हटा करके जेआईबी में ऐड कर दिया गया है। एक नया मॉड्यूल वेल्थ मैनेजमेंट जोड़ दिया गया। बाकी सारा का सारा सिलेबस जो CIB का था वही सेम सिलेबस यहाँ पर आपको जेआईबी में भी पढ़ना है। ओके, इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आते हैं। जब मैंने CIB में पढ़ाया है तो 80+ मार्क्स तक मैं जो है स्कोर किया है। स्टूडेंट ने हमारे 80+ नंबर तक इसमें आते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर उठता है, कोई डाउट नहीं है। ये मतलब आप समझ लीजिए, जो आपको वो 50-50 नंबर का जो 200 का क्राइटेरिया पूरा करना, उसमें रिटेल बैंकिंग आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो रिटेल बैंकिंग में बात करेंगे मॉड्यूल ए की। रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन देखना है। रिटेल बैंकिंग में बैंकिंग ऑपरेशन में रोल क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कारपोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। मॉड्यूल ए हल्का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें आपको मॉड्यूल ए में नहीं मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है। इसमें से मैं किसी भी चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानकर चलता, यकीन मानिए। किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर होप नहीं है हमारे पास। ओके, उसके बाद में ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी पहले नहीं था, मतलब CIB के सिलेबस में ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, JIB में ऐड हुआ है। ऐसे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो अगर हमें प्रायोरिटी कहीं देनी है तो चैप्टर नंबर 4 को देनी चाहिए। अब अगर हम बात करें मॉड्यूल बी की, अब ये इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी आप स्किप नहीं कर सकते, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ओके, देखो क्यों, क्योंकि देखो रेमिटेंस प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग का डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद में यहीं पर जो है तुम्हारा सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन आ गया, सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नहीं छोड़ सकते। ओके, तो देखो कस्टमर रिक्वायरमेंट, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, डेबिट कार्ड। अब यहाँ ये डिजिटल में आ गए हम, एक तरीके से डिजिटल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में पहले इन्होंने क्या किया था, CIB में डिजिटल रिटेल बैंकिंग प्लस डिजिटल जोड़ दिया था। JIB में जब लेकर आए डिजिटल हटाया हुआ है, इसी का ही पार्ट है। और CIB के साथ में, सॉरी, रिटेल के साथ में अब आपको वेल्थ मैनेजमेंट दे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से आप ना छोड़िए। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ थोड़ा हल्का कर सकते हैं। MIS हल्का पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में कस्टमर रिक्वायरमेंट हल्के में पढ़िए, ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छे से पढ़िए, ये भी हल्के में पढ़ा जा सकता है। ये अच्छे से पढ़िए, ये अच्छे से पढ़िए। ओके, बैंकिंग प्रोडक्ट डिजिटलाइजेशन, ये भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो चैप्टर मॉड्यूल बी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मानकर चलिए कि 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस आप यहाँ पर होप कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, डिलीवरी चैनल इन मार्केटिंग, रिटेल बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पर डिलीवरी चैनल रिटेल बैंकिंग में, डिलीवरी मॉडल्स, कस्टमर रिलेशनशिप यानी CRM हो गया, सर्विस स्टैंडर्ड इन रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये हो गए आपके चैप्टर्स यहाँ पर मॉड्यूल सी में। तो देखो मार्केटिंग पढ़ना होगा हमें, ठीक है। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होगी, कौन कौन से तरीके से डिलीवरी चैनल्स हैं हमारे पास, डिलीवरी मॉडल्स क्या क्या हैं, CRM क्या होता है, रिटेल बैंकिंग में सर्विसेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो ये चैप्टर्स देखिए, यहाँ हल्का आप जो है थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ओके, मॉड्यूल डी में आ गए, ये एकदम नया है मॉड्यूल डी, चूँकि वेल्थ मैनेजमेंट पहले JIB में नहीं हुआ करता, सॉरी CIB में पहले नहीं हुआ करता था। जब आप CIB पढ़ते थे रिटेल बैंकिंग, ये नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में यहाँ किसी भी चैप्टर को ढीला देने की कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ क्या है कि क्वेश्चंस नए बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, जब नए क्वेश्चन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मतलब एक्सप्लोर करता है IIBF। बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस, रिकॉर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अगर आप CIB के पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो वेल्थ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये पूरा का पूरा 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ये एडिशनल जो इन्होंने दे रखा है, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है।
देखो जितना अनुभव है सीआईबी का, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, सबसे 100% पूछे जाते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स है ना, एफएसआई वगैरह आपने अगर देखा हो, यहाँ पर ये पूछा जाता है, वैल्यूएशन ऑफ रिटेल प्रॉपर्टी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इनको छोड़ना नहीं है। ओके, लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, मॉर्गेज एडवाइस, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, तो ये भी पढ़ना है। यहाँ से खास करके न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, बेसिकली यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हम इनको मतलब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो छोड़ना नहीं है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल को हमें छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड जो है हमारे 4 मॉड्यूल। अब हर एक मॉड्यूल में क्या चीज़ें डिटेल में हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, है ना। हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ओके, बाकी अभी जून 2024 का एग्ज़ाम होगा, उसमें हो सकता है रिटेल बैंकिंग में आपको ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि हमारा जो प्लान है उसमें हम आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स है ना, AFM पढ़ाएंगे, और एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ाने का प्रयास है मेरा। ओके, तो ये नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन ये है कि इसमें आपको हेल्प कर दूंगा, इसलिए कर दूंगा क्योंकि CIB में पढ़ा रखा है। तो जो हमारा चैनल है CAIIB विथ अशोक, ठीक है, वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जब तक हम नए वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तब तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहें तो अभी CIB विथ अशोक चैनल पर जा करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो वो वाली प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ पर भी पढ़ लीजिए। लेकिन वो CIB विथ मतलब जब हमने CIB पढ़ाया है उसके हिसाब से पढ़ाया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कवर है, बाकी सब कुछ वही कवर्ड है। ओके, लेकिन हम JIB विथ अशोक में JIB के हिसाब से इसको फिर से पढ़ाएंगे। कोई भी चीज़ पुरानी नहीं यूज करने का प्रयास है, इसीलिए हम इसको अपलोड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी कि नहीं हमें चाहिए यहीं पर JIB विथ अशोक चैनल पे, तो मिल जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में जब हम नया पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, तो ये पुराना वाला कंटेंट रिमूव कर देंगे और नया अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहोगे। ओके, तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल A आपका पूरा रिटेल बैंकिंग के बारे में है, रिटेल बैंकिंग क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो रिटेल बैंकिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, रिटेल बैंकिंग का कैसे इवेल्युएट हुई है, कैसे कैसे आगे बढ़ी है, क्या क्या चैलेंजेस है रिटेल बैंकिंग के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करिए। रिटेल बैंकिंग में बैंकिंग ऑपरेशन में बिजनेस मॉडल्स क्या क्या यूज होते हैं। उसके बाद में ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, तो ये जरूर देखिए चैप्टर का नाम ही है डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो ऐसे में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे आसरे हो जाते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस होता है उसमें जानिए। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, अच्छे से इसको समझिएगा, ये नया है, मतलब CIB जब हम पढ़ा है, मतलब CIB में जब सिलेबस था इसका जो है रिटेल का, तब वहाँ पर ये चैप्टर नहीं हुआ करता था, तो ऐसे में इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की आपको ज़रूरत होगी। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ओके, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई हैं। मॉड्यूल B अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, मतलब इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल में से एक है मॉड्यूल B आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। अब देखो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में अगर मैस्लो की थियरी आ रही है, आप लिख के ले लो, क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, मैस्लो की थियरी 100% क्वेश्चन, अगर वो बनाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर उठाएगा, क्योंकि हम JIB की बात कर रहे हैं तो पूरे चांस है कि मैस्लो की थियरी से क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, उसके बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसका मैस्लो की थियरी से क्या रिलेशनशिप है। जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में 5 नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सोशल नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी नीड होती है, सोशल नीड होती है या बिलोंगिंग वाली नीड होती है, उसके बाद में सेल्फ स्टीम नीड होती है, और लास्ट में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना, ये नीड्स होती हैं। तो इसमें ये पूछते हैं कि मतलब जो है जैसे किसी ने FD करवाई, तो वो FD जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में मतलब किस नीड को पूरा कर रहा है, आपकी फिजियोलॉजिकल मौलिक ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, आपकी सेफ्टी नीड को, आपकी सिक्योरिटी नीड को, आपकी सोशल बिलोंगिंग नीड को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल होती है इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ओके, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स चलते हैं पूरा देखना होगा। उसके बाद में क्रेडिट प्रोडक्ट हो गया, एसेट प्रोडक्ट हो गए, या जितने भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट वगैरह जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के बारे में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेज होती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। क्रेडिट स्कोरिंग में क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं हमारे यहाँ जिनको क्रेडिट स्कोर निकालने की परमिशन दी गई है, इस तरीके के क्वेश्चन। ओके,
इवेल्यूएशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग कैसा हुआ है, गुड क्रेडिट स्कोर किसे कहेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुड क्रेडिट स्कोर, पॉजिटिव साइड क्या है क्रेडिट स्कोर का, वार्निंग साइन इन क्रेडिट स्कोर क्या होता है। ओके, ये देखिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं इंडिया में हमारे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ आता है रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी आपके सर पे। तो बैंक के लिए जिम्मेदारी क्या है, बैंक ने लोन दे दिया वो जिम्मेदारी होगी, या बैंक ने जो है एफडी ले ली वो जिम्मेदारी होगी, आप बताइए। देखिए बैंक ने अगर लोन दे दिया तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, कस्टमर की जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर बैंक ने कस्टमर से एफडी ले ली, ये बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है, बैंक की जिम्मेदारी, उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी प्रोडक्ट मतलब एफडी, सेविंग अकाउंट में पैसा लेना, करंट अकाउंट में पैसा लेना, ये जिम्मेदारी होती हैं। तो वहीं सारी बातें होंगी। देखो डिमांड डिपॉजिट है ना, करंट डिपॉजिट, उसके बाद में करंट अकाउंट के फीचर्स है ना, मेन फीचर्स ऑफ द करंट डिपॉजिट अकाउंट, सारी चीज़ें। उसके बाद में एडवांटेज एंड इम्पॉर्टेंस, हु कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, देखिए क्यों, यहाँ देखो 15G 15H फॉर्म की भी बात हो रही है। उसके बाद में रिकरिंग डिपॉजिट, 2 in 1 अकाउंट, यकीन मानिए सारे के सारे टर्म अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर यहीं पर वो होगा, क्या नाम है, DEAF अकाउंट अगर होगा, जो 10 साल से ज़्यादा अकाउंट में पैसा ऑपरेट अगर नहीं हुआ अकाउंट, तो उसमें DEF में डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है, आरबीआई के पास पैसा भेज देता है। तो अगर उसकी बात हुई होगी तो यहाँ पर अगर होगा तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम देखें ना, तो ये चैप्टर मतलब फ्रेंड्स आप छोड़ नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनने के आसरे होते हैं। TDS की बात हो जाती है, देखो TDS की 2 in 1 अकाउंट मैंने बता ही दिया, RD FD है ना। उसके बाद में अगर प्री मेच्योर पेमेंट हो जाए FD की, तो उस केस में क्या होगा। तो मेरे हिसाब से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। और अगला भी इंपॉर्टेंट ही होगा। एसेट प्रोडक्ट में भी जो है, एसेट प्रोडक्ट में एक से एक स्कीम्स हैं, और स्कीम जो है बहुत पूछी जाती है। देखो होम लोन है, हाउसिंग लोन अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब अगर PMAY है, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर उठेगा तो PMAY हो गया। होम डेकोर लोन्स, लिमिट क्या होगी। ऑटो व्हीकल लोन, कितने समय में इसका वो होता है, रीपेमेंट का पीरियड मैक्सिमम कितना होता है, यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें केस स्टडी भी पूछ ली जाती है, इसमें आपसे कैलकुलेट करवाया जाएगा कि बताओ व्हीकल लोन कितने अमाउंट का सैंक्शन कर सकते हैं। अगर आदमी की सैलरी इतनी है, LIC का डिडक्शन इतना है, PF में इतना कटता है, पहले से इतने रुपए का लोन चल रहा है, तो बताओ कितने की हम जो है लोन सैंक्शन कर सकते हैं। इस तरीके की केस स्टडी भी यहाँ से आती है। ओके, पर्सनल लोन भी यहाँ पर हो जाएगा, एजुकेशन लोन हो जाएगा, अदर रिटेल लोन, प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन लोन से क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर में मैक्सिमम कितने अमाउंट का आ सकता है, तो मैक्सिमम 20 लाख का होता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सनल लोन में, पर्सनल लोन का जो वो RWA कितना होता है ना, रिस्क वेटेड एसेट, या LTV लोन टू वैल्यू रेशियो, ये आपका हाउसिंग लोन और इनसे इसमें पर्सनल लोन में पूछाता है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, भाई देखो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एकदम सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। खास करके ज़्यादा घुमाते हैं प्रीपेड कार्ड में। प्रीपेड कार्ड 3 तरीके के जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओपन हो गए, सेमी क्लोज और क्लोज हो गए। क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन विल बी देयर। क्रेडिट कार्ड में इवन कैलकुलेशन भी पूछी जाती है, ब्याज वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि इतनी तारीख को पैसा निकाला, फिर इतनी तारीख को जमा करना था, उसकी ड्यू डेट थी, नहीं जमा किया, इतना अमाउंट जमा किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल केस स्टडी आती है, केस स्टडी से। ओके, एक वो कैपिटल गेन से भी केस स्टडी आती है, अगर आपके सिलेबस में है तो कैपिटल गेन से भी केस स्टडी पूछी जाती है इसमें। ओके, प्रीपेड कार्ड हो गए, चार्ज कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, को ब्रांडेड कार्ड, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, इनमें लिमिट्स भी बहुत पूछी जाती हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी लिमिट की बात आएगी वहाँ पूछा जाता है। जैसे ये अब ये यहाँ पर इस चैप्टर में लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए जैसे बताता हूँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आप नेफ्ट की बात करेंगे। नेफ्ट में कुल कितने बैच चलते हैं, पहला बैच कितने बजे शुरू होता है, सेटलमेंट कितनी देर में होना चाहिए, मान लो सेटलमेंट जितनी समय में होना चाहिए उतनी देर में ना हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा उस पेनल्टी में। क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से हैं। सिमिलरली RTGS के लिए, RTGS किस तारीख से जो है 24 घंटे अवेलेबल हुआ, 24/7 कब से अवेलेबल हुआ। ओके, RTGS में मिनिमम कितने अमाउंट होना चाहिए तब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS अगर समय से ना पहुँचे तो उस केस में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ओके, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद में आपका NACH हो गया, NACH
आधार इनेबल्ड AEPS हो गया, BBPS हो गया, ये चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यहीं पर वो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आधार, ये आपकी LPG गैस की जो सब्सिडी जाती है वो किस प्रोसेस के थ्रू जाती है, AEPS है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू नहीं जाती, एक और सिस्टम होता है, मुझे भी करंट टाइम पे याद नहीं है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। पर वो क्वेश्चन पूछा था कि LPG की जो सब्सिडी है वो किस प्रोसेस के थ्रू कस्टमर के खाते में क्रेडिट होती है। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोजेक्ट थोड़ा देख लीजिए किसके बारे में, आपका ये जो यहाँ पर इतने ये जो शॉर्ट फॉर्म है, IDRBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद में इन्फीनेट, उसके बाद में SFMS, ठीक है। इस SFMS आपका बिल्कुल उसकी तरह होता है, क्या नाम है, स्विफ्ट मैसेज की तरह होता है SFMS, तो वहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन IBCC, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यहाँ क्लाउड की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो होगा जो क्या बोलते हैं, एक टर्म पूछा जाता है, भी याद नहीं आ रहा है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ होता है फंडा, वो पूछा जाता है। उसके बाद में AI का रोल, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लॉकचेन के बारे में देखिए, अगर ब्लॉकचेन यहाँ पर है तो उसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखना है हमें, ओके। उसके बाद में क्यों AI जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती है, AI के बारे में हमें देखना है बेसिकली, ओके। उसके बाद में यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी हुई, बैंकिंग एंड एवेल्यूएशन एंड वगैरह, ठीक है, चैलेंजर, ठीक है, ओके। बेनिफिट्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर ब्लॉकचेन है इसमें तो वो भी देखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। रिटेल लोन की रिकवरी की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिकवरी में देखो लोक अदालत, DRT, सरफेसी सब आ गए, और ये सब के सब हार्ड टॉपिक हैं अपने आप में, ओके। देखो DRT इम्पॉर्टेंट, सरफेसी इम्पॉर्टेंट, है ना। लोक अदालत, देखिए यहाँ पर लोक अदालत इम्पॉर्टेंट, इसमें लिमिट्स, कितने अमाउंट का केस कहाँ जाएगा, अगर आप इनके मान लो DRT के फैसले से खुश नहीं तो कहाँ जा सकते हैं, कितने दिन में जा सकते हैं, DRT के पास जाएंगे कितने दिन में जाएंगे, जो DRT का अध्यक्ष होता है उसकी एज क्या हो सकती है मैक्सिमम, ओके। लोक अदालत में कितने अमाउंट का केस ले जा सकते हैं, सरफेसी पूरा का पूरा देखिए, ओके। तो ये सब चीज़ है। इरेगुलर लोन अकाउंट का क्लासिफिकेशन देखना है हमें, ओके। डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन द रिटेल लोन पढ़ना है हमें, तो ये भी चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा हमने कहा आपको कि हल्का सा आप चाहें तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का रोल क्या होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिए, ज़्यादा इस चैप्टर को खास देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन आपका वही सरफेसी वाला ही है, ठीक है, सरफेसी एक्ट में ही जो है वही सिक्योरिटाइजेशन का भी काम करेगा, तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट ये भी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आएगा, ओके। अब आता है मॉड्यूल C, जहाँ पर हम मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, अगर यहाँ पर CCC या फिर जो है 4C 7C अगर ऐसा कुछ है कहीं इसमें अगर यूज हो रहा है तो वो पूछा जाने वाला टॉपिक है, ओके। देख लूँगा मैं, अभी बता दे रहा हूँ, जब हम जो है पढ़ेंगे तो अच्छे से देख लेंगे चीज़ों को। डिलीवरी चैनल जो है रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से हैं, उसमें भी देखो ब्रांच हो गया, ATM मशीनें हो गई आपकी, POS मशीनें हो गई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कस्टमर्स लायबिलिटी अगर जो है, देखो अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनेगा। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं आप कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व कर रहे हैं। कस्टमर की कंप्लेंट कहाँ है, मोबाइल बैंकिंग में क्या लिमिट होती है, इंटरनेट बैंकिंग में क्या लिमिट होती है, अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, तो उसमें कस्टमर की जिम्मेदारी कितनी होती है, बैंक कितने दिन में रिजॉल्व करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ POS के बारे में, है ना, POS कितने टाइप की होती हैं, ATM कितने टाइप की, वाइट लेबल, है ना, बहुत सारे ATMs, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डिलीवरी मॉडल्स की बात करेंगे तो इसमें जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद में इंटरनल कस्टमर स्टाफ एट द ब्रांच लेवल, टाई अप विद द इंस्टीट्यूशन, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे मान लो कोई कंपनी है, मान लीजिए ATM आपकी ब्रांच में NCR का लगा है मान लेता हूँ, तो NCR क्या होगा, OEM होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसने ओरिजिनली उस चीज़ को बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमें देखना होगा, थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं, ओके। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं है यहाँ पर भी हम नहीं ज़्यादा देखेंगे। वही CRM इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा सा देख करके आगे बढ़ सकते हैं। सर्विस स्टैंडर्ड ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है
क्या होता है जब भी आप बैंक की सर्विसेज देते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर के क्या अधिकार हैं, उसको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या सहूलियत मिलनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बारे में ये बात करता है। मेंबर्स ऑफ BCSBI, BCSBI ही ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि इतना हमें करना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट क्या होता है, कमिटमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में कोड क्या है, फंक्शंस ऑफ BCSBE, ओके, कोड कंप्लायंस, कस्टमर की अगर कोई ग्रेवियंस है, हैंडलिंग है तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपकी ये बताता है BCSBI। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में ये पहले नहीं था मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूरा ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले नहीं था सिलेबस में, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल डी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट है, पहली बार इंट्रोड्यूस है, तो हो सकता है कि रिटेल में बाकी मॉड्यूल का उतना प्रायोरिटी ना दे, वेल्थ मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट का ब्रॉड व्यू देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का स्ट्रक्चर, उसके बाद में म्यूचुअल फंड। अब देखो म्यूचुअल फंड हो गया, यहाँ म्यूचुअल फंड में एक है टर्म आता है रिस्क ओ मीटर। रिस्क ओ मीटर पूछते हैं कि रिस्क ओ मीटर जो है किस काम आता है, किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है, तो ये म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है उसी को मापने के लिए रिस्क ओ मीटर यूज होता है। सो क्वेश्चंस विल बी देयर, यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। विल राइटिंग, ठीक है, उसके बाद में मतलब विल वही वसीयत लिखने वाली बात हो गई, वसीयत कोई लिख रहा है, स्टैंपिंग वगैरह से रिलेटेड बातें यहाँ पर पूछी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पूरा इन्वेस्टमेंट में बैंक क्या क्या सर्विसेज देता है वो सारी बातें हमें करनी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सर्विसेज जो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट में बैंक द्वारा ऑफर की जाती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है, क्या करता है, क्या क्या डिसएडवांटेज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इनकम टैक्स आपका कवर हो रहा है, और अगर इनकम टैक्स कवर हो रहा है तो देखिए इनकम टैक्स स्लैब फॉर दिस ईयर, ठीक है, मतलब सोचिए 2022-23 के असेसमेंट ईयर के लिए लिखा हुआ है अगर सिलेबस में, तो इनकम टैक्स की स्लैब 2021-22 की, तो 21-22 की ही पूछेगा, वो आपको लेटेस्ट वाली नहीं पूछेगा, हमें ये पढ़ के ध्यान करके जाना पड़ेगा। ओके, इनकम टैक्स स्लैब सारा का सारा ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की बात अगर आ गई, इनकम की बात हो गई, तो हमें उस पर पूरा का पूरा फोकस रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आता है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपका आ जाता है डिपॉजिटरी सर्विसेज। डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती हैं, जो NSDL CSDL वगैरह हैं, आपके CDSL वगैरह हैं, जो आपके शेयर वगैरह होते हैं उनको डीमेटलाइज फॉर्म में रखते हैं। डीमेटलाइजेशन क्या होता है, इवन ये भी क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम की अगर बात आ गई, इसका मतलब आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, और क्या नाम है, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना वगैरह यहाँ पर होंगी, और अगर यहाँ पर होंगी तो 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक होंगी, ये आप लिख के ले लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा इंश्योरेंस बिजनेस में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में अब ये एडिशनल जो रीडिंग मटेरियल था, वहाँ से भी मैंने बोला कि इसको छोड़ना नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि सर इसको छोड़ें या पकड़ें, तो भैया पकड़ के रखिए, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सरसई वगैरह, सरसई क्या है समझिए इस चीज़ को। ओके, उसके बाद में अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट, मॉर्टगेज। अब देखो मॉर्टगेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड टाइटल डीड। तो मॉर्टगेज की बात आ गई, इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ गई, मॉर्टगेज फेवरेट टॉपिक में से होता है, पूछा जाएगा। टैक्स बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इसकी बात ये पूरा करेगा। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे या ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे एडिशनल मटेरियल, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये फ़ायदे का सौदा होगा। आप एक्चुअली में जानोगे अपने कि अगर मैं बैंक में हूँ और अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले रहा हूँ तो मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, अगर मैंने हाउसिंग लोन लिया है तो मैं कहाँ बेनिफिट पा सकता हूँ, ये सारी बातें यहाँ पर की जा सकती हैं। मॉर्टगेज एडवाइस, ये यहाँ पर होम इंफॉर्मेशन पैक्स, देखो होम इंफॉर्मेशन पैक्स ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है होम इंफॉर्मेशन पैक। उसमें क्या होता है कि घर के बारे में पूरी जानकारी दे देती है। यहाँ तो मतलब उल्टा ही केस है, एक घर 3 बार बिक जाता है, पहला वाला दूसरे से लड़ रहा है, ये केस होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ होम इंफॉर्मेशन पैक प्रोवाइड किया है। एक बार आपको वो पैक मिला, आपको सारी जानकारी पूरी मतलब पूरे ख़ानदान की जो है हिस्ट्री और जियोग्राफी सब मिल जाती है, तो उसके लिए है।
मैं आपको बोल रहा था ना कि कैपिटल गेन अगर है सिलेबस में तो यहाँ से केस स्टडी आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यकीन मानिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर फ्रेंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, ठीक है, एन्युटी भी है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। ये मतलब ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल भर के देगा। और पता है चूंकि रिटेल में हम उतना ज़्यादा नहीं न्यूमेरिकल बना पाते, तो न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल उठाए जाते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पूरा पढ़िए, मॉर्गेज एडवाइस चैप्टर कहीं मत छोड़िए। कैपिटल गेन अच्छे से पढ़िए। लोन कैलकुलेटर एंड लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह हो गया। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बताता है कि कब कितना पैसा जाएगा और कितना इंटरेस्ट बचता रहेगा, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर फ्रेंड जो है आपको न्यूमेरिकल देगा, भर भर के न्यूमेरिकल देगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, व्हाट डज वैल्यूएशन मीन्स, है ना, लैंड विथ बिल्डिंग, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, सिंकिंग फंड, ठीक है, रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है। अब इसमें अगर इस चैप्टर में बात करें तो सिंकिंग फंड पढ़िए अच्छे से, सिंकिंग फंड क्या होता है, और रिवर्स मॉर्गेज पढ़िए अच्छे से। क्या चीज़, रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है ये पढ़िए, ठीक है। बस इसी पर ही आपका हमने आपको रिटेल में लगभग चीज़ें फ्रेंड्स कवर करके दे दी। आगे चैप्टर के नाम हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये आपको फ़ायदा करेगा, जो भी हमने डिस्कशन किया है वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं आपको रिटेल में कितने मार्क्स जो है फ्रेंड्स मिले हुए हैं उसकी मार्कशीट आती, वो मैं आपको एक आध वीडियो में डाल करके दिखाऊंगा। आप देखना कि मतलब जो फ्रेंड्स जैसे आप लोग पास होते हैं तो अपने जो है मार्कशीट शेयर करते हैं, ठीक है, वो मार्कशीट मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि हाँ वाकई हमने कितने मार्क्स जो है रिटेल में। देखिए यदि हम रिटेल पढ़ा दें, मतलब मैं रिटेल पढ़ाऊँ तो देखो 70 जो है, यकीन मानिए 70 डन। ओके, इसमें वैसे बात नहीं की इन्होंने, लेकिन ये IMPS हो गया आपका, ठीक है, IMPS हो गया, UPI हो गया, ठीक है, इनकी लिमिट्स बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और हमेशा अपडेट होती रहती हैं। ऐसे में इससे कन्फ्यूजन बनने लगती है। जैसे UPI की लिमिट क्या है, एक पर ट्रांजेक्शन कितनी है, IMPS की मैक्सिमम लिमिट क्या है करंट टाइम पे, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछ जाते हैं। फुल मतलब इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग के, तो मैंने इसमें एक मॉड्यूल वही वेल्थ मैनेजमेंट छोड़ के बाकी सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। आई हैव फुल इन्फॉर्मेशन एंड फुल नॉलेज अबाउट, कि मतलब मेरे ख्याल से 4 पेपर मैंने करवाए होंगे या 5 पेपर करवाए होंगे रिटेल के। तो क्या पूछा जाता है, इवन एक बार रिटेल में एक केस स्टडी जो है, एग्जैक्टली केस स्टडी वही आ गई थी जो मैंने पढ़ाई थी। केस स्टडी सीधे की सीधी वही केस स्टडी, कोई चेंज नहीं आई हुई है। टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट अगर हो पाएगा तो मैं शेयर करूंगा, आप उसमें देखना कि उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट ने कि सर यही वाली केस स्टडी आई हुई थी, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस के साथ नहीं आई थी, ठीक है। तो फायदा करेगा आपको, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है आप लोग हमारे इस सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करेंगे। अपने दोस्तों को भी JIB विद अशोक के बारे में बताएं, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।